सबसे पहला प्रश्न है संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaOH2 CaCO3 CaOCa। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए Ca, यह जो है वह कैल्शियम है। इसके बाद इसके ऊपर देखिए CaO, यह जो है वह चूना होता है, CaO चूना होता है और CaOH2 यह बुझा हुआ चूना होता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो CaCO3 होता है यह होता है संगमरमर। CaCO3 को संगमरमर बोलते हैं या फिर चूना पत्थर भी बोलते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चूना पत्थर का भी रासायनिक सूत्र CaCO3 ही होता है या फिर चौक होता है, यानी कि आप लोग देखे होंगे कहीं पे लिखा हुआ खाड़िया जिसको बोलते हैं हिंदी में, चौक हो गया या फिर संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, उसका रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप है, सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो रासायनिक समीकरण होता है वह अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप होता है। जैसे मान लीजिए कि HCl, जैसे मान लीजिए HCl जो है यह रासायनिक समीकरण है और इसका जो यह संक्षिप्त रूप किसका है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यह संक्षिप्त रूप है, यानी कि रासायनिक समीकरण जो होता है वह संक्षिप्त रूप होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है अवतल दर्पण, उत्तल या समतल दर्पण, उत्तल एवं समतल दर्पण, समतल दर्पण, A व B दोनों। तो यहाँ पे देखिए जो दाढ़ी बनाने में काम आता है वह अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण जो है वह छोटा प्रतिबिंब को बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, छोटा प्रतिबिंब को बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। और जो दाढ़ी बनाने में समतल दर्पण का भी उपयोग होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए समतल के साथ उत्तल है। अगर यहाँ पे स्पेशल मान लीजिए केवल समतल होता और यहाँ पे अवतल होता तो हम A और B दोनों कर देते, यानी कि अवतल और समतल दोनों कर देते। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर B में उत्तल दिया हुआ है। अगर अवतल और समतल अलग अलग दिया है ऑप्शन में तो आप लोग हमेशा अवतल को ही टिक करेंगे, क्योंकि NCERT बुक में भी अवतल का ही दिया हुआ है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट, कॉपर, सल्फर या फिर हीरा। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि जो ग्रेफाइट है यह विद्युत का सुचालक होता है और यह एक अधातु है। और ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का अपरूप होता है, कार्बन का एक अपरूप हीरा होता है और कार्बन का दूसरा अपरूप जो है वह ग्रेफाइट होता है। लेकिन कार्बन के ही अपरूप हीरा है जो कि सुचालक नहीं कुचालक होता है, यह कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वह सुचालक होता है, इसको में विद्युत का प्रवाह होता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए निर्गत किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होता है उसको निर्गत कोण बोलते हैं। निर्गत कोण यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ से आपतन कोण आता है और यहाँ से जो है वह निर्गत हो जाता है, तो इस कोण को यहाँ पे बोला है, इसको निर्गत कोण बोला। अगर जो यहाँ पे निर्गत किरण की जगह पे परावर्तित किरण यहाँ पे आता है, दर्पण यहाँ पे लगा रहता है, यहाँ से आता है और इधर चला जाता है, तो इसको परावर्तन कोण बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे निर्गत किरण है इसलिए निर्गत कोण हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस, समतल लेंस, उत्तल लेंस या फिर समतलो अवतल लेंस। तो बाहर की ओर यहाँ पे देखिए एक इधर के है और एक इधर के है, बाहर की ओर हो या तो यह जो लेंस है वह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस। अगर अंदर की ओर बोलता है तो यहाँ पे देखिए अंदर की ओर इस तरह से होता है, यह अवतल लेंस होता है, यह उत्तल लेंस और यह जो है वह अवतल लेंस होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस को इंग्लिश में कॉन्वेक्स लेंस और अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा आज के क्लास को, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो इसको मैं
एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है, इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिंक है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट है CuSO4, कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे जो अभिक्रिया करता है या जिंक जो है यह कॉपर को विस्थापित कर देता है, तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस कॉपर यहाँ पे बन जाता है या विस्थापित कर देता है। इसके बाद हम अवक्षेपण अभिक्रिया इसको बोलते हैं, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे जल का निर्माण करता है, यहाँ पे जल का निर्माण करता है। दो पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, इसको संयोजन। अगर एकल उत्पाद दो या दो से अधिक पदार्थ में टूट जाता है, इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो बतलाइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोका जा सकता है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अम्लीय दंत मंजन, क्षारकीय दंत मंजन, उदासीन दंत मंजन या फिर सभी। सबसे पहले कि जो मुंह का pH मान होता है, वह मुंह जो है वह अम्लीय रहता है, मुंह जो है अम्लीय होता है, और जो मुंह का pH मान है वह 5.5 से अगर कम हो जाता है, आपके NCERT में दिया हुआ है, अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर जो मुंह जो होता है वह अम्लीय होता है, और अम्लीय जो होता है इसको अगर जो क्षारकीय दंत मंजन मिला दिया जाता है तो अम्ल और क्षारक मिलकर उदासीन हो जाता है, अम्ल और क्षारक मिलकर उदासीन हो जाता है, तो अम्ल यहाँ पे क्षारकीय दंत मंजन हो जाएगा, इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु चमकीला है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन जो है वह 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयोडीन, सल्फर, ब्रोमीन या फिर Se, क्या हो जाएगा बतलाइए? तो वह कौन सा अधातु है जो चमकीला होता है? तो यह जो है वह आयोडीन है जो कि चमकीला होता है। आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो कि चमकीला होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर, मरकरी, सिल्वर या फिर गोल्ड, इनमें से कौन जो है जो अधिक अभिक्रियाशील है? और यहाँ पे देखिए यह जो है NCERT में यह एक सारणी दिया हुआ है, सारणी 3.2 में है, सक्रियता श्रेणी। यहीं पे देखिए सबसे अधिक अभिक्रियाशील सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद घटते हुए अभिक्रियाशील, फिर सबसे कम अभिक्रियाशील। जैसे जैसे ऊपर से नीचे हम लोग आएंगे उसका अभिक्रियाशील घटता है। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉपर देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए कॉपर है, उसके बाद मरकरी है, फिर सिल्वर है, फिर गोल्ड है। यहाँ पे ऊपर से नीचे आएंगे तो इसका अभिक्रियाशील घटेगा, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील बोला है तो इसका कॉपर हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा इसका सबसे अधिक अभिक्रियाशील। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? और इसका PDF आप लोगों को हम टेलीग्राम पर दे देंगे, इसलिए आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे PDF और नोट्स मिलता है, और कोई भी अपडेट आता है तो वहाँ पे ही दे दिया जाता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या फिर विद्युत अपघटन। तो इसको क्या कहते हैं? और इससे पहले आप लोगों को बतला देते हैं कि डेली यहाँ पे डेली क्लास हो रहा है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं। चलिए बतलाइए, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। बिल्कुल सही आप लोगों का आंसर आ रहा है, इसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, और मजाक नहीं जितना भी क्लास कराने के लिए बोले हैं 1000 जो MCQ हम लोग अभी करेंगे, इस सीरीज में MCQ हम लोग जो करेंगे 1000, इसी में से आपका क्वेश्चन 100% आने वाला है, 100% आने वाला है क्वेश्चन यहीं से, इससे अलग एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, हम लोग देखेंगे लास्ट तक। चलिए बतलाइए क्या हो जाएगा? जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? जब NaOH जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? बतलाइए यहाँ पे, Na2ZnO प्लस H2, NaZnO2 प्लस H2, NaOZnO2 प्लस H, Na2ZnO2 प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए, जब NaOH
जिंक से अभिक्रिया करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है। सोडियम जिंकेट यहाँ पे देखिए Na2ZnO2, इसको सोडियम जिंकेट बोलते हैं, प्लस H2 बनाता है। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा कि सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2, यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? बेकिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड या फिर अन्य? यहाँ पे बतलाइए क्या होता है, बतलाइए। तो मधुमक्खी जब डंक मारता है तो यहाँ पे अम्ल छोड़ता है, तो इसके लिए कौन सा लाभकारी होता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यहाँ पे लाभकारी होता है। और बेकिंग सोडा का आप लोग बतलाइए कि रासायनिक सूत्र क्या होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है। और यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। आप लोग सभी को नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस टॉपिक जो है इसको आप लोग रासायनिक सूत्र, इस टॉपिक से आता है क्वेश्चन। रासायनिक सूत्र भी आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आता है क्वेश्चन 100%। इससे क्वेश्चन बाहर कहीं से नहीं आने वाला है। हम पूरा NCERT कवर कर लेंगे। अभी तो क्लास की शुरुआत ही हुआ है, आप लोग समझिए, अभी बहुत बाकी है क्लास, इसलिए आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, जस्ता और तनु HCl के अभिक्रिया से निम्न में से कौन सा गैस बनता है? CO2, N2, H2 या फिर SO2? कौन सा बनता है? यहाँ पे देखिए आप लोगों को यहाँ पे याद होगा, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी पे देखिए हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे यह धातु है और यह अम्ल है, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बतला दीजिए। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? बतला दीजिए। और आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास भी आप लोग शेयर कर दीजिए। शेयर करने में कुछ नहीं लगता है, बस आप अपने दोस्तों की भी सहायता कीजिए, अपना तो सहायता हो ही रहा है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए। अगला क्वेश्चन है देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 1 नियम, 2, 3, 4। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है। प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन दोनों के 2-2 नियम है। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है? समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, ए व बी दोनों, यानी समतल और अवतल दोनों में, या फिर उत्तल दर्पण में? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं, सभी को देखेंगे हम लोग, पूरा डीप में देखेंगे, इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहला कि वस्तु से छोटा प्रतिबिंब एक उत्तल में भी बनता है और एक अवतल में भी बनता है, लेकिन यहाँ पे देखिए आभासी बोला है, तो आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब दोनों बनता है उत्तल में। आभासी प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब केवल उत्तल में बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब अगर यहाँ पे बोलता आभासी प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब तो अवतल हो जाता। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, आभासी और बड़ा बोलता तो अवतल, आभासी और छोटा बोला है तो उत्तल। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। आप लोग सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, आभासी और सीधा बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आप लोग याद रख लीजिएगा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, कभी भी उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनता है उत्तल दर्पण में, और आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? मैग्नीशियम, सल्फर, सोडियम,
क्रोमियम तो चाकू से काटा जा सकता है, वह होता है सोडियम। सोडियम हो जाएगा, सोडियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोगों को मालूम होगा फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या r/2 और r बराबर यहाँ पे 40 दिया हुआ है और 40/2 करेंगे तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, और यह भी क्वेश्चन 2023 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका बतलाइए क्या हो जाएगा। शुष्क बुझा हुआ चूना से क्लोरीन गैस की क्रिया से क्या होता है, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर जल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो शुष्क बुझा हुआ चूना क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है, और जो विरंजक चूर्ण है इसका आप लोग बतलाइए रासायनिक सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है मालूम है आप लोगों को, तो आप लोग बतलाइए जल्दी से। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 होता है। कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र CaCl2 होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वह HCl होता है। और जो जल का रासायनिक सूत्र है इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है क्या होता है। जल का रासायनिक सूत्र का कमेंट बॉक्स में बतलाना है क्या होता है। जठर रस का pH मान होता है लगभग 1.2, 7, 14 या फिर 10। कितना होता है बतलाइए। जठर रस का pH मान बतलाइए कितना होता है। और यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2। और यहाँ पे 7 जो है वह जल का pH मान होता है। जल का pH मान 7, 14 जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है, और जो 10 है यह 10 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का होता है। इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 2Mg + O2 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर आप लोग कल के क्लास को देखे होंगे तो कल बतलाए थे 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कल के क्लास में बतलाए थे। यानी कि आप लोग कल के क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देख लीजिए। कल बतलाए थे कि इसको संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2, 1, 3 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए लेंस जो होता है वो इस तरह से होता है, तो इसको में मुख्य फोकस की संख्या होता है 2। एक यहाँ पे फोकस यहाँ पे होता है, और एक देखिए इधर एक सेंटर यहाँ और एक सेंटर यहाँ। सेंटर और पोल के बीच में यहाँ पे फोकस, और इसको में भी 1 से 2 यहाँ पे होता है फोकस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील है, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम। देखिए यहाँ पे यह एक सारणी है 3.2 सक्रियता श्रेणी। ऊपर से नीचे आने पे यहाँ पे ऊपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशीलता, नीचे आने पे अभिक्रियाशील घटता है, और नीचे है सबसे कम अभिक्रियाशील। तो यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम बोला है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम कहाँ पे है, एल्यूमिनियम देखिए यहाँ पे है, एल्यूमिनियम है। उसके बाद सोडियम दिया हुआ है, तो सोडियम देखिए इससे भी ऊपर है। फिर कैल्शियम दिया हुआ है, तो कैल्शियम यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे है। कैल्शियम देखिए सोडियम के नीचे है, और मैग्नीशियम कैल्शियम के नीचे है। तो सबसे ऊपर में जो है वह सोडियम है, तो इसका सोडियम हो जाएगा राइट आंसर। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का नाम K2 Academy सर्च कीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है, बतलाइए। इनमें से आयनिक यौगिक कौन है, CH4, CO2, CaCl2 या फिर NH3। तो आयनिक यौगिक यानी कि जो धातु और अधातु दोनों के अभिक्रिया से बनता है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अधातु से ही होता है, कार्बन ऑक्सीजन दोनों अधातु से है, और यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों अधातु। यहाँ पे देखिए कैल्शियम और क्लोराइड, कैल्शियम धातु है और क्लोराइड जो है वह अधातु है, और धातु और अधातु से बनता है, उसको आयनिक यौगिक बोलते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सही है।
Na2CO3 इंटू 5H2O। यहाँ पे देखिए इसको में जो सही है वो Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको बोलते हैं धोने का सोडा, इसको बोलते हैं हम लोग धोने का सोडा बोलते हैं। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है Na2CO और इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसको बोलते हैं धोने का सोडा को सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं, इसको याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडॉक्स अभिक्रिया से एक क्वेश्चन आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन अभिक्रिया दोनों हो, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया जिसमें दोनों हो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। और इसको में जो है वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ए H2+Cl2। H2+Cl2 जो है और यहाँ पे बनाता है 2HCl, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पे अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग है श्वेत, भूरा, नीला या फिर पीला। तो इस अवक्षेप का जो रंग होता है वह पीला होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होता है, ठोस, गैस, द्रव या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रोमीन देखिए एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में रहता है। और आप लोगों को कमेंट में बतलाना है कि एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। और एक ऐसा अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है वह है ब्रोमीन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणु के वाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। बताइए ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है और इसको में बाह्यतम कक्षा में 2 और 6 होता है इसका बाह्यतम कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, बाह्यतम कक्षा में 2। अगर यहाँ पे बोलता सोडियम, सोडियम को अगर बोलता सोडियम का 11 होता है तो 2, 8, 1 बाह्यतम कक्षा में 1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश की जो किरण है वह एक सीधी रेखा में गमन करती है, किधर भी गमन करती है लेकिन सीधी रेखा में गमन करती है प्रकाश की किरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी में जो दिया है वो अवतल दर्पण का दिया है, लेकिन ऑप्शन में अगर समतल और अवतल दोनों हो, समतल का भी उपयोग होता है लेकिन समतल और अवतल दोनों हो तो आप लोगों को अवतल को ही टिक करना है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी में आपका अवतल दर्पण को ही दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। अगर ए और बी दोनों होता तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाता। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए सर्च लाइट परावर्तन सतह होती है उत्तल, अवतल, समतल या इनमें से कोई भी नहीं। और यह जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए जो सर्च लाइट परावर्तक होता है वह अवतल दर्पण का होता है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है यहाँ पे अवतल और उत्तल। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। इस क्वेश्चन को पहले के क्लास में भी बतलाए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा बताइए, लाइकेन से, लाल पत्ता गोभी से, हल्दी से या फिर पेटूनिया फूल से। और पिछला साल एक क्वेश्चन आया था कि लिटमस किस तरह के है, किस तरह के होता है, प्राकृतिक संश्लेषित होता है या फिर प्राकृतिक होता है या फिर बनाया जाता है उसको, या फिर प्राकृतिक होता है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन आया था। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, हाँ इस तरह आया था, प्राकृतिक सूचक है या फिर संश्लेषित सूचक है लिटमस। तो पिछला बार आया था यानी कि 2023 में यह क्वेश्चन आया था। तो लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है और यह लाइकेन से निकाला जाता है, लाइकेन से इसको निकाला जाता है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? NaCl, Na2CO3, NaOH या फिर NaHCO3? बतलाइए यहाँ पे किस जल का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए किस जल का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे बतलाइए सभी लोग। तो यहाँ पे इसका जो उपयोग किया जाता है वो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 Na2CO3 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, चूना पत्थर, खाड़िया एवं संगमरमर किस का विविध रूप है? NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर CaOH2? इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। CaOH2 को बुझा हुआ चूना बोलते हैं। और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसको बोलते हैं NaCO3 को। और NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaOH2 इसको बुझा हुआ चूना। और सिंपल जो चूना होता है वो CaO होता है, चूना का रासायनिक सूत्र। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पीतल है, पीतल क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उप धातु है? तो पीतल जो है वह एक मिश्र धातु है और यह जो है वह तांबा और जस्ता यानी कि जिंक से मिलकर बनता है। कॉपर और जिंक से मिलकर पीतल बनता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है sin I अपॉन sin R, sin R अपॉन sin I, sin I इंटू साइन एक्स या फिर sin R इंटू sin I? तो यहाँ पे देखिए अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक यहाँ पे म्यू इज इक्वस टू साइन I अपॉन होता है sin R, sin I अपॉन sin R। ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पे आप लोग देखिए, ऑप्शन नंबर ए sin I अपॉन sin R होता है इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बिल्कुल सही है। परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, यह गलत है। आपतन कोण बराबर विचलन कोण, यह भी गलत। और इनमें से कोई नहीं, यह भी गलत। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, या इनमें से कोई नहीं? बतलाइए कौन सा इसका विकल्प सही हो जाएगा। और आप लोगों को बतलाते हैं कि यहाँ पे डेली क्लास हो रहा है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए जो अभी तक नहीं किए हैं, और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है या फिर अन्य? यहाँ पे एक बात बतलाते हैं कि यह जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 2023 के अंदर पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन 2023 झारखंड ANM GNM में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है 2023 के अंदर। चलिए बतलाइए क्या है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है? बतलाइए, सभी लोग इसका आंसर बतलाएंगे। चलिए बिल्कुल सही है आप लोगों का, अधिक अभिक्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। जिंक और लेड जो है कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि नींबू के रस का pH मान लगभग होता है, कितना होता है? बतलाइए। 10 है, 2.2 है, 12 है या फिर 14 है? तो कितना होता है नींबू के रस का pH मान? तो नींबू का रस का जो pH मान होता है वो 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है देखिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया? तो यहाँ पे देखिए
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है और इसको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया या फिर बी और सी दोनों, यानी टीबी और निमोनिया दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टीबी और निमोनिया दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। वास्तविक प्रतिबिंब का हमेशा सीधा प्रतिबिंब कौन बनाता है, बतलाइए। यहाँ पे बतलाइए कौन हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ पे बतलाइए सभी लोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो हमेशा जो सीधा बनाता है वह उत्तल दर्पण हमेशा सीधा, आभासी और सीधा बनाता है। तो यहाँ पे देखिए उत्तल है और यहाँ पे भी उत्तल है और यहाँ पे भी उत्तल है। इसके साथ साथ एक समतल दर्पण भी बनाता है। समतल दर्पण भी आभासी तथा सीधा बनाता है। तो उत्तल और समतल यहाँ पे दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उत्तल और समतल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। और यहाँ पे भी देखिए हमेशा सीधा प्रतिबिंब बोला है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, हीलियम या फिर धूल कण। तो प्रकाश के विसरण का जो मुख्य कारण है वह धूल के कण हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर जो विकल्प दिया है इसको में ऑप्शन नंबर डी विकल्प सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है कि वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आभासी प्रतिबिंब किसका बनता है? उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, अवतल दर्पण में या फिर इनमें से सभी में। तो यहाँ पे बतलाइए किसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण जो है इसको में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है और अवतल दर्पण के इसको में भी एक ऐसा केस है जिसको में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है देखिए, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान है 7 है, 2 है, 9 है या फिर 11 है। बतलाइए किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है 78%, 21%, 4% या 0.03%। कितना पाया जाता है वायुमंडल में CO2, यहाँ पे बतलाइए आप लोग। तो यहाँ पे 0.03% पाया जाता है CO2 और 78% जो है वह नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03% होता है CO2। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए, यहाँ तक सभी का क्लियर है? इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, वह ताप जिस पर बर्फ़, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? हिमांक, त्रिकबिंदु, क्रांतिक ताप या फिर क्वथनांक क्या कहलाता है? बतलाइए। और अभी तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली क्लास होता है ANM GNM का स्पेशल जो अभी चल रहा है, वो पूरे के पूरे 1000 क्वेश्चन होने वाला है। 1000 क्वेश्चन होने वाला है। आप लोग बस कंटिन्यू क्लास को देखते रहिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिकबिंदु कहलाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, निम्न में से कौन विजातीय यौगिक है? इनमें से विजातीय यौगिक कौन है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, खाड़िया, संगमरमर या चूना पत्थर। यानी विजातीय यौगिक मतलब इन सब से अलग कौन है? तो यहाँ पे देखिए चूना पत्थर जो होता है, संगमरमर और खाड़िया, ये तीनों सेम ही होता है। और प्लास्टर
प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अलग होता है, विजातीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और चूना पत्थर संगमरमर, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ तक क्लियर है। और इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बतलाना है, इसको आप लोगों को कमेंट करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे, जड़ें विकसित होती है तना से, पत्ती से, परांकुर से या फिर मूलांकुर से। तो जो जड़ होता है वह मूलांकुर से विकसित होता है, मूलांकुर से। और जो परांकुर से विकसित होता है, यहाँ पे देखिए पौधा ऊपर वाला भाग जो होता है वह परांकुर से विकसित होता है, और नीचे ज़मीन के नीचे वाला जो भाग है वह मूलांकुर से विकसित होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू या फिर गाजर। यहाँ पे बतलाना है कि जड़ कौन है जो कि नहीं है। तो यहाँ पे आलू जो है वह आलू एक तना होता है, आलू जो है वह तना होता है, ज़मीन के अंदर होता है, लेकिन आलू जो है वह तना का रूपांतरित होता है। आलू हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है देखिए, यह बहुत ही अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन या फिर उभयगामी। किस अभिक्रिया का उदाहरण है? यहाँ पे बतलाना है कि शाक सब्जियों का विघटित होना। तो ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? पोषण, उत्सर्जन, श्वसन या फिर सभी। जैव प्रक्रम के अंतर्गत इनमें से सभी आता है, पोषण, उत्सर्जन और श्वसन ये सभी आते हैं जैव प्रक्रम के अंतर्गत। इसके बाद अगला प्रश्न है देखिए, अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान लगभग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है? 11, 12, 13 या फिर 14। बतलाना है कितना होता है। और आप लोगों को बतलाते हैं कि अभी तक जो इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं उन लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए ताकि किसी का भी क्लास मिस ना हो। चलिए बतलाइए कितना होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो pH होता है वह 14 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखिए, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? उल्फिया, कमल, गुलाब या फिर रैप्लिसिया। तो संसार का जो सबसे छोटा पुष्प होता है वो उल्फिया होता है, उल्फिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, तेज़ी से बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो वाष्पीकरण होने पे किसी द्रव का उसका जो तापमान होता है वह घटने लगता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, घटेगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण होगा। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला नंबर की यहाँ पे बोला है हमेशा सीधा, हमेशा सीधा बोला है तो उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण, यहाँ पे दो दर्पण हो सकता है। हमेशा सीधा बोला है। अगर यहाँ पे और आकार में वस्तु के बराबर बोला है, आकार में वस्तु के बराबर होता है तो वह समतल दर्पण है। अगर आकार में वस्तु से अगर यहाँ पे छोटा बोलता तो वह उत्तल दर्पण हो जाता है। तो बतलाइए इसका क्या हो जाएगा। यहाँ पे वस्तु के बराबर बोला है तो वह समतल हो जाएगा, अगर वस्तु से छोटा बोलता तो उत्तल हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों का? एक बार बतला दीजिए। यहाँ तक सभी लोगों का क्लियर है? एक बार आप लोग बतला दीजिए। समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा या फिर इनमें से कोई नहीं। बतलाइए कैसा होता है समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब। अभी जस्ट यहाँ पर बतलाया कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, सीधा होता है
और इसका जो होता है वह बिंब के बराबर प्रतिबिंब होता है, बराबर होता है और आभासी होता है। समतल दर्पण के इसको आप लोग याद रखिएगा, ये 3 गुण होता है। एक सीधा होता है और वस्तु का आकार बराबर होता है, प्रतिबिंब बिंब और प्रतिबिंब बराबर होता है समतल दर्पण में, और आभासी होता है। तो यहाँ पे देखिए आभासी कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक, या फिर इसी को आभासी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, काल्पनिक या आभासी। और इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। तो आज के क्लास में इतना ही प्रश्न है, अब मिलते हैं अगले क्लास में। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और डेली क्लास हो रहा है एएनएम जीएनएम का, 100% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम में। बस आप लोगों को क्लास कंटिन्यू डेली देखना है। मिलते हैं अगली क्लास।